जय हिंद। सो हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद्यापीठ। मैं अभिषेक एक बार फिर से आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद्यापीठ में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। आज की ये हमारी क्लास होगी एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर में जो जीके के पोर्शन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे, उन्हीं क्वेश्चन को हम इस क्लास में पुटअप किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ आप अपने इस प्लेटफॉर्म से ज़रूर जुड़िएगा। बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। जैसे हमारे सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद राज्य की कार्यकारिणी से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा। ठीक है, अनुच्छेद 153 से 167 तक। ठीक है, और ये पूछ ले भाग कौन सा है, अगर पूछ ले ये भाग कौन सा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 6 में। अनुच्छेद भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 तक। अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्य के बारे में दिया गया है। ठीक है, और 153 में राज्यपाल के लिए दिया गया है। और इसमें पूछा गया था कि कार्यकारिणी से संबंधित है, अनुच्छेद राज्य की कार्यकारिणी से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 153 से 167 तक कार्यकारिणी से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 24 के तहत वर्णित बाल श्रम निषेध का अपवाद है? बाल श्रम के लिए जो अनुच्छेद थे उसमें कौन सा अपवाद है? मतलब है कि इसमें कौन सा ऐसा है, इसमें चार ऑप्शनों में से जो कि बाल श्रम में जो निषेध आर्टिकल नंबर 24 में जो दिया गया था उसके एक विरुद्ध है। तो कारखानों में काम करना ये नहीं होगा, कारखानों में कार्यरत ये नहीं होगा, ढाबों में घरेलू नौकर ये भी नहीं होगा, पारिवारिक व्यवसाय में संलग्न, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस राज्य में लोसांग उत्सव मनाया जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक दो होता है, एक लोसांग है, एक दूसरा पूछा जाता है लोसर, एक पूछा जाता है लोसर। ठीक है, तो ये क्या पूछा गया है इसमें, निम्न में से किस राज्य में लोसांग उत्सव मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर सिक्किम। लोसांग जो है वो सिक्किम में, और लोसक अगर पूछ ले तो ये क्या हो जाएगा, लद्दाख। ठीक है, ये हो जाएगा लद्दाख। लोसर जो महोत्सव है ये लद्दाख में मनाया जाता है, और लोसांग जो है ऑप्शन नंबर सी, ये सिक्किम का एक उत्सव है। ठीक है, और अगर पूछ ले सिक्किम के बारे में तो इसके बारे में कुछ जान लगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, सिक्किम यह भारत का 22वां राज्य है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी अगर पूछ ले तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। ठीक है, सिक्किम जो है यह भारत का 22वें नंबर का राज्य है और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य की संज्ञा प्राप्त हुई। ठीक है, ये पूर्ण राज्य कब बना अगर पूछ ले, अगर सिक्किम पूर्ण राज्य कब बना तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 36वां संविधान संशोधन में, 36वां संविधान संशोधन द्वारा ये पूर्ण राज्य बना। ये भारत के 22वां नंबर का राज्य है, 1975 में ये भारत का राज्य बना। अगर पूछ ले जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा राज्य कौन सा है तो इसका राइट आंसर भी सिक्किम हो जाएगा। इसमें कुल 6.1 लाख जनसंख्या है। ठीक है, 6.1 लाख इसकी कुल 2011 की जनगणना के अनुसार इसमें 6.1 लाख इसकी जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको ये क्लास समझ में आ रही है तो जरूर आप अपने इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, करार बांग्लादेश 2020 बांग्लादेश और डैश के बीच संयुक्त नौसेना अभ्यास है। तो ये बांग्लादेश और किस के बीच में होता है? ऑप्शन ए भारत, अमेरिका, जापान या थाईलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के बीच यह अभ्यास होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया, 1962 के चीन भारतीय युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? 1962 में जो भारत और चीन का युद्ध हुआ था उस समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बी के कृष्ण मेनन हो जाएगा, या वाई बी चौहान हो जाएगा, या गुलजारी लाल नंदा हो जाएगा, या जगजीवन राम हो जाएगा। तो 1962 में भारत और चीन के युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री जो थे ये बी के कृष्ण मेनन थे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी के कृष्ण मेनन। और उस समय के प्रधानमंत्री अगर पूछ ले तो उस समय के पीएम जो थे उस समय के
पीएम जो थे वो नेहरू जी थे, ठीक है, वो नेहरू जी उस समय के पीएम थे। अगर पूछ ले उस समय के राष्ट्रपति कौन थे, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उस समय के राष्ट्रपति अगर हमसे पूछ उस समय के राष्ट्रपति अगर पूछ ले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राधा कृष्णन जी थे, ठीक है। उस समय के राष्ट्रपति कौन थे, राधा कृष्णन जी थे, ठीक है, राधा कृष्णन जी थे, ठीक है। 1962 के भारत और चीन युद्ध के दौरान भारत के राष्ट्रपति राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नेहरू और भारत के रक्षा मंत्री बी.के. कृष्ण मेनन थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय वास्तुकला के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, भारतीय वास्तुकला के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर भारतीय वास्तुकला के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा बी.वी. दोषी को, ठीक है। बी.वी. दोषी को भारतीय वास्तुकला के पिता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इनका पूरा नाम अगर पूछ ले क्या है, इनका पूरा नाम है क्या है, अगर इसका पूछ ले कि वी दोषी का पूरा नाम, तो बालकृष्ण दोषी इसका होगा, ठीक है, बालकृष्ण दोषी इसका नाम होगा, ठीक है। वास्तुकला के अगर क्षेत्र में पूछा जाए कि नोबल के समान कौन पुरस्कार है, तो वास्तुकला के क्षेत्र में जो नोबल के समान पुरस्कार है वो प्रित्जर पुरस्कार है, ठीक है। प्रित्जर पुरस्कार वास्तुकला का नोबल पुरस्कार माना जाता है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। एक पूछा जाता है प्रित्जर पुरस्कार, एक पूछा जाता है पुलित्जर पुरस्कार। अगर पूछता है कि प्रित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर पूछ ले पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलित्जर पुरस्कार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और भारतीय वास्तुकला के पिता वी दोषी जी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे। दादा साहेब फाल्के का असली नाम क्या था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नाम क्या था, तो इसका दादोबा कृष्ण फाल्के था, दिलीप कृष्ण फाल्के था, या ढूंढीराज गोविंद फाल्के था, या दामोदर फाल्के था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ढूंढीराज गोविंद फाल्के। दादा साहेब फाल्के का पूरा नाम था ढूंढीराज गोविंद फाल्के। और दादा साहेब फाल्के जो हैं ये भारतीय सिनेमा जगत के जन्मदाता जाने जाते हैं। इन्हीं के जन्म पर 1969 में जब इन्होंने ये भारतीय सिनेमा जगत में योगदान दिया था, ये पुरस्कार दिया जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अगर पूछ ले इसकी स्थापना कब हुई थी, अगर पूछ ले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1969 से इस पुरस्कार की स्थापना की गई है। 1969 से ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और पूछ ले अगर प्रथम बार किसे दिया गया था गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देविका रानी को दिया गया था, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देविका रानी को दिया गया था, ठीक है। देविका रानी को ये प्रथम बार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की विजेता जो थी, प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की विजेता कौन थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देविका रानी, ठीक है। इसका राइट आंसर देविका रानी हो जाएगा। और दादा साहेब फाल्के का पूरा नाम पूछ ले तो ढूंढीराज गोविंद फाल्के, ठीक है, ढूंढीराज गोविंद फाल्के था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस अखबार की शुरुआत की थी, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस अखबार की शुरुआत की थी। ऑप्शन ए हितवाद की, जन्मभूमि की, दैनिक पत्रिका की, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने हितवाद, ठीक है, हितवाद नामक अखबार की शुरुआत की थी, ठीक है। इसमें इसका पूछा था गोपाल कृष्ण गोखले ने किस अखबार की शुरुआत की थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हितवाद की शुरुआत गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अगर पूछ ले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, ठीक है, महात्मा गांधी के एम के गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो ये इसका राइट आंसर भी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इन्होंने हितवाद नामक एक अखबार की शुरुआत की थी। और कहाँ से की थी पूछ ले तो 1911 में की थी, नागपुर से की थी। और यह एक अंग्रेजी अखबार है, ठीक है, यह एक अंग्रेजी अखबार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया था, रामपा विद्रोह नामक जनजाति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। रामपा विद्रोह नामक जनजातीय आंदोलन किसने किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए तोमा शोरा, चक्र बिशोई, या अल्लूरी सीताराम राजू, या वेंकटप्पा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्लूरी सीताराम राजू, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामपा विद्रोह नामक जनजातीय आंदोलन, इसका
नेतृत्व किसने किया था? अल्लूरी सीताराम राजू ने। और कहाँ से किया था अगर पूछ ले तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से अल्लूरी सीताराम राजू ने रामपा विद्रोही नामक जनजातियों का के आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ज्योतिबा फूले ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गुलामगिरी। गुलामगिरी, ठीक है, गुलामगिरी पुस्तक को ज्योतिबा फूले ने लिखी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर पूछ ले ज्योतिबा फूले, ठीक है, इनका जो है 11 अप्रैल 1800 का जन्म कब हुआ था? ठीक है, ये एक समाज सुधारक थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो 11 अप्रैल, ठीक है, 11 अप्रैल और 1827 में, ठीक है, 11 अप्रैल 1827 में इनका जन्म हुआ था। और अगर पूछ ले कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो पुणे में, ठीक है, इनका जन्म पुणे में हुआ था। ठीक है, हुआ था 11 अप्रैल 1827 में हुआ था। ठीक है, इन्होंने गुलामगिरी पुस्तक को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है दिया गया है, कौन सी पंचवर्षीय योजना भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्षों बाद, ठीक है, कौन सी पंचवर्षीय योजना भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई? ठीक है, 8वीं, 9वीं, 7वीं या 10वीं? ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्ष बाद कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की गई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 9वीं पंचवर्षीय योजना भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूर्ण होने के बाद प्रस्तुत की गई थी 9वीं पंचवर्षीय योजना। अगर पूछ ले कि 2000 9वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निखत जरीन निम्नलिखित में से किस इस स्थान से संबंधित है? पहले निखत जरीन, ठीक है, निखत जरीन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। निखत जरीन यह क्या है? यह एक मुक्केबाज है। ठीक है, यह एक मुक्केबाज है। ठीक है, यह एक मुक्केबाज है। उसके बाद अगला इनके ऊपर क्या क्वेश्चन बनेगा? मई 2022 में इन्होंने तुर्की में जो महिला विश्व कप हुआ था उसमें जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। अगर पूछ ले किस कैटेगरी में जीता था, तो ये 52 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल मुक्केबाजी में जीता था। अगर पूछ ले कि ये कहाँ से संबंधित है, ये पूछा था किस स्थान से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, निजामाबाद तेलंगाना से निखत जरीन है। इन्होंने मई 2022 में आयोजित हुए महिला विश्व कप में जो तुर्की में आयोजित हुआ था उसमें गोल्ड मेडल जीता था 52 किलो वर्ग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सितंबर 2022 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या थी? ठीक है, 2022 में सितंबर 2022 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 40वीं रैंक इनका भारत की कौन सी रैंक थी? 40वीं रैंक थी। ठीक है, और विश्व बौद्धिक संपदा इसका ये क्या ग्लोबल इंडेक्स कौन जारी करता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा द्वारा यह जारी किया जाता है। अगर इसका हेडक्वार्टर पूछ ले, अगर पूछे कि विश्व बौद्धिक संपदा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर जिनेवा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगर पूछ ले कि पहला स्थान किसका था भारत का? जैसे इंडिया का जो था, इंडिया का इसमें इस बार 40वां नंबर था। ठीक है, 40वां स्थान था। और पूछ ले अगर पहला स्थान किसका था, फर्स्ट कौन आया था, फर्स्ट में कौन था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर पे कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे था। ठीक है, स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर था इसमें। ठीक है, पहले स्थान पर। और स्विट्जरलैंड कितनी बार से, अगर पूछ लेते हैं 12 वर्षों से लगातार पहले स्थान पर कौन है? स्विट्जरलैंड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा आंतरिक गड़बड़ी शब्द को सशस्त्र विद्रोह में बदल दिया गया? ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक गड़बड़ी शब्द को सशस्त्र विद्रोह में बदल दिया गया? 42वें, 46वें, 44वें या 48वें? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक गड़बड़ी शब्द को सशस्त्र विद्रोह शब्द में बदल दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक गड़बड़ी शब्द को सशस्त्र विद्रोह में बदल दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है 15 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार किसने जीता? ठीक है, 2022 के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार किसने जीता? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर
इसका प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कौशिक राजशेखर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौशिक राजशेखर ने 2022 का प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है 16 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, अगस्त 2022 में भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन संचालित बस का अनावरण कहाँ हुआ है? ये हाइड्रोजन संचालित बस का अनावरण कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पुणे में, ठीक है। इसका राइट आंसर हाइड्रोजन संचालित बस का अनावरण कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुणे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली एकमात्र भारतीय नदी कौन सी है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदियों का नाम अगर पूछे तो, अगर पूछ ले कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली पार करने वाली ये नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। अगर पूछ ले अगला क्वेश्चन, अगर पूछ ले मकर रेखा, ठीक है, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? और भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर देखिए, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी तो होगी माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटी है। और मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? ये लिम्पोपो नदी, ठीक है, एक लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। अगर पूछ ले भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांगो नदी, ठीक है, कांगो नदी ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, कांगो नदी ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। अगर मकर रेखा को पूछे ना, तो ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अंश है, ठीक है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। और ये कर्क रेखा जो है ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। यह 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक बार फिर से इसको रिकॉल करेंगे। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? माही नदी, ठीक है, मकर रेखा को लिम्पोपो नदी और भूमध्य रेखा को कांगो नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 का विषय क्या था? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 का विषय क्या था? 2022 का विषय क्या था? पहला, आज़ादी का अमृत महोत्सव, ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन, देखो अपना देश भारत का अतुल्य राज्य। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रीय पर्यटन। इसका मुख्य उद्देश्य था जो पर्यटन है वो गांव की तरफ इसका रुख करना था, ताकि गांव के भी लोग पर्यटन के जरिए अपना व्यवसाय कर सके, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 जो था इसका विषय क्या था? ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रीय पर्यटन, ठीक है। अगर पूछ ले राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 जनवरी, ठीक है, 25 दिवस मनाया जाता है। अगर पूछ ले विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? अगर पूछ ले विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? अगर पूछ ले तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व पर्यटन दिवस जो है ये 27 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, ये 27 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, थर्मामीटर में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तेल का, जल का, लोहा का या पारा का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा है, मरकरी का प्रयोग थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, म्यांमार सीमा के साथ भारत के राज्यों का सही उत्तर दक्षिणानुक्रम, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की तरफ कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है ये हमको क्रम के अनुसार बताना है, ठीक है। तो पहले क्या होता है? उत्तर में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश होता है, तो इसमें नहीं है, ये कट जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भी कट जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया अरुणाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद नागालैंड, ठीक है, यहाँ पे नागालैंड नहीं, ये भी कट गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण अगर आएंगे तो इसका सही क्रम क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, फिर नागालैंड हो जाएगा, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। ये 4 राज्य म्यांमार से अपनी सीमा उत्तर से दक्षिण की तरफ लगाते हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। उम्मीद करता हूँ आज की ये क्लास आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको लगता है कि आपने इस क्लास से कुछ भी सीखा है तो ज़रूर आप अपने इस प्लेटफॉर्म से ज़रूर जुड़िएगा, और इस प्लेटफॉर्म को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।